अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हमारा टॉपिक है जी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पोइम में से क्वेश्चन आता है और इसके 5 मार्क्स हैं। 1 नंबर रेफरेंस का होता है, 2 नंबर कॉन्टेक्स्ट के होते हैं और 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के होते हैं। टोटल इसके 5 मार्क्स होते हैं। रेफरेंस जो आपने लिखना है वो 20 की 20 पोइम का बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ आप पोइम का नाम चेंज करेंगे और पोइट का नाम चेंज करेंगे। तो हम द रेन से आगाज़ करते हैं जी। रेफरेंस क्या होगा जी? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन। जो भी पोएम होगी उसका नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ पोएम का नाम चेंज होगा और पोइट का नाम चेंज होगा, बाकी सेम रहेंगी दोनों लाइन्स। दीज लाइन्स हैव बीन रिटन बाय W.H. Davis। These lines have been written by W.H. Davis। ये written में डबल टी आता है। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या होगा? In this poem, the poet hears the musical sound created by the raindrops falling on the leaves। इस नज़म में शायर पत्तों के ऊपर पानी के जो कतरे पड़ते हैं या बारिश की जो बूंदें होती हैं उसकी आवाज़ को सुनता है। He enjoys the beautiful scene of rainfall। वो बारिश के इस खूबसूरत मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। He loves the scene of sunshine because it looks so amazing। उस बारिश के बाद जब सूरज निकलता है वो इस मंज़र से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही शानदार मंज़र है। The poet is really impressed and really inspired by the beauty of nature। शायर कुदरत के इस खूबसूरत मंज़र से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ही ज़्यादा वो पुरजोश है, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है जी इस चीज़ की? इन दीज लाइन्स द पोइट इज़ एन्जॉइंग द रेनफॉल। द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन द ग्रीन लीव्स। इस नज़म में शायर क्या कर रहा है जी? वो इन्जॉय कर रहा है बारिश के होने के मंज़र को। जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं पत्तों पर तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता है। ही थिंक्स दैट द लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन। उसको ऐसे लगता है जैसे वो पत्ते बारिश की बूंदों को पी रहे हैं। द पोइट इज़ एन्जॉइंग द स्वीट म्यूज़िक ऑफ रेन ड्रॉप्स। और इन बूंदों से जो पैदा होने वाला म्यूज़िक है वो शायर उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। मोर ओवर इसके अलावा द पोइट इज़ एन्जॉइंग द वंडरफुल सीन ऑफ सनशाइन आफ्टर द रेनफॉल। और बारिश के होने के बाद जब सूरज निकलता है उस मंज़र को भी जो शायर है वो बहुत ही ज़्यादा उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। द ड्रॉप्स ऑफ वाटर शाइन लाइक पर्ल्स व्हेन द सन कम्स आउट। और जब सूरज निकलता है और वो बारिश की बूंदों पर पड़ता है तो ऐसे लगता है जैसे वो मोती हैं। द पोइट होप्स, जो पोइट है वो उम्मीद करता है, टू एन्जॉय द लवली साइट, साइट कहते हैं मंज़र को, ऑफ सनशाइन बिकॉज इट इज़ मोर प्लीजिंग। प्लीजिंग यानी जो दिल को अच्छा लगता है, फॉर हिम देन द रेनफॉल। जो सूरज जब निकलता है और उसकी जो शुआएँ हैं वो बूंदों पर पड़ती हैं तो ऐसे लगता है वो मोती की मानद है। तो शायर के लिए ये मंज़र बारिश होने के मंज़र से भी ज़्यादा खूबसूरत है जी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी पोइम है जी, पोइम नंबर 2, नाइट मेल। एक ट्रेन पे ये नज़म है जो कि डाक लेके जाती है, बाय W.H. Auden। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है जी? The poem is about a coach। The poem is about a coach that travels through various plain and hilly areas। ये एक ऐसी ट्रेन के बारे में नज़म है जो कि बहुत सारे मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों से गुज़र कर जाती है। The train brings
letters, checks and postal orders for all type of people. ये ट्रेन हर किस्म के लोगों के लिए, हर ख़ास व आम के लिए, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उसके लिए डाक लेके जाती है. द ट्रेन पासिस थ्रू फील्ड्स एंड फार्म्स. फील्ड कहते हैं खेतों से, एंड फार्म्स. बट लाइफ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय इट्स जर्नी. वो मुख्तलिफ़ किस्म के खेतों से गुज़र के जाती है, लेकिन उसके सफ़र की वजह से, उसके गुज़रने की वजह से कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता. सब लोग अपने मामूल के मुताबिक ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते ट्रेन की वजह से. इट रीच इन टाइम इन स्पाइट ऑफ हार्श वेदर. हार्श कहते हैं बुरा मौसम, हार्श वेदर कंडीशंस. वो बुरे मौसम की वजह से भी अपने वक्त पे पहुंचती है. तो राइटर यहाँ पे वक्त की पाबंदी का पैगाम दे रहा है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स द अराइवल ऑफ नाइट मेल. इस नज़म में अराइवल होता है आना, वो ट्रेन के आने के बारे में बता रहा है. द पोइट सेज दैट नाइट मेल इज़ क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री. वो एक मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए दूसरे मुल्क के बॉर्डर की तरफ जा रही है ट्रेन. द ट्रेन इज़ ब्रिंगिंग लेटर्स फॉर द रिच एंड फॉर द पुअर. वो गरीबों के लिए भी लेटर्स लेके जा रही है और अमीरों के लिए भी, वो किसी में फ़र्क नहीं करती. तो राइटर यहाँ पे इक्वालिटी का दर्स दे रहा है. द पोइट वांट्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ इक्वालिटी. तो शायर यहाँ पर बराबरी, इक्वालिटी का दर्स दे रहा है. द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू डिफरेंट एरियाज़. मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गुज़रते हुए जाती है. इन स्पाइट होता है के बावजूद. इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड हर्डल्स इट रीच इन टाइम. बहुत सारी परेशानियों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद भी वो अपने वक्त पर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचती है. द पोइट वांट्स टू कन्वे अस द मैसेज दैट वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. तो राइटर यहाँ पे हमें वक्त की कदर के बारे में बताता है कि वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए. जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी पोइम है पोइम नंबर 3, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ बाय ए हाउसमैन. कॉन्टेक्स्ट देखते हैं जी. इन दिस पोएम द पोइट अप्रिशिएट्स होता है जी तारीफ़ करना, हौसला अफजाई करना. द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री. इस नज़म में जो शायर है वो चेरी की खूबसूरती की तारीफ़ करता है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीज़न. स्प्रिंग के सीज़न में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फूल, जब इस चेरी ट्री के फूल उगे होते हैं. When its branches are loaded with white flowers. जब उसकी ब्रांचेस पे, उसकी शाखों पर सफ़ेद फूल लगते हैं तो वो इंतहाई खूबसूरत लगते हैं. बट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू एन्जॉय इट. शायर ये कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही कम है इस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए. Even 50 years are not enough time to enjoy it fully. और वो कहते हैं कि 50 साल भी ज़िंदगी के इस खूबसूरती को से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नाकाफ़ी हैं. एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिसकी. इन दिस लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री. इस नज़म में शायर चेरी के दरख्त की खूबसूरती की तारीफ़ करता है. अकॉर्डिंग टू द पोइट इट इज़ द लवलीएस्ट ऑफ ऑल ट्रीज़. कि सारे दरख्तों में से सबसे खूबसूरत है पोइट के मुताबिक. इट्स ब्रांचेस आर फुली लोडेड विद ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीज़न. जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो इसकी जो शाखें हैं वो सफ़ेद फूलों से भर जाती हैं. द पोइट सेज दैट हिज लाइफ इज़ नॉट इनफ टू relish होता है एंजॉय करना. relish the amazing beauty of the cherry tree. वो कहता है उसकी ज़िंदगी नाकाफ़ी है इस कुदरत के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए. The poet is eager to watch this beautiful scene of natural beauty until his last breath.
तो शायर इस कुदरत के हुस्न को अपनी आखिरी सांस तक देखना चाहता है, ईगर होता है, यानी कि वो देखना चाहता है उसको, वो बेइत्मीनानी के साथ, बेसुकूनी के साथ उसका इंतज़ार कर। द पोइट हैज़ लॉस्ट इन द वंडरफुल ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, वो चेरी ट्री की खूबसूरती में मगन हो चुका है, खो चुका है, इतनी खूबसूरत है वो। नेक्स्ट हमारी पोइम है डियर स्टूडेंट्स, पोइम नंबर 4, ओ वेयर आर यू गोइंग बाय W.H. ओडन। इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं जी। इन दिस पोएम a hopeless reader tries to frighten and discourage a brave writer। इस नज़म में जो रीडर है वो राइडर को डराने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्करेज कर रहा है। तो ये जो रीडर है वो हर उस बंदे को प्रेजेंट कर रहा है, हर उस परेशानी को, हर उस डिफ़िकल्टी को प्रेजेंट कर रहा है कि जो कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, और राइडर करेज को शो कर रहा है, हिम्मत को, हौसले को प्रेजेंट कर रहा है कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आएँ आपने घबराना नहीं है। द रीडर टेल्स द राइडर दैट हिज जर्नी will be full of many difficulties and problems। रीडर डराता है राइडर को, मुसाफिर को, कि उसका रास्ता बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ है। बट द राइडर इज़ फुल ऑफ करेज, लेकिन जो मुसाफिर है वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और हौसले वाला है, वो उससे डरता नहीं है। ही इज़ सो ब्रेव, वो बहुत बहादुर है। ही कॉन्टीन्यूज़ हिज जर्नी, वो अपना सफ़र जारी रखता है ब्रेवली, बड़ी हिम्मत के साथ, एंड कंफर्टेबली, एतमाद के साथ, एंड कॉन्फिडेंटली एतमाद के साथ। द पोइट tells us that the way to success is not clear and easy। राइटर हमें यह बताना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र कामयाबी की तरफ वो आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने उससे घबराना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। ठीक है। वी नीड करेज एंड डिटर्मिनेशन। करेज होता है हौसला, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो हमें कामयाब होने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए, पक्का इरादा चाहिए। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम जी। इन दीज लाइन्स द रीडर आस्क्स द राइडर वेयर ही इज़ गोइंग। मुसाफिर को रीडर ये कहता है कि आप किधर जा रहे हैं। ही टेल्स हिम नॉट टू गो देयर, और वो उसे कहता है कि आपने नहीं जाना अपनी मंजिल की तरफ। ही सेज़ दैट valley is very dangerous and its smell will make him mad। और वो उसे डराता है मुसाफिर को कि जिस वैली की तरफ, जिस वादी की तरफ आप जा रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक है, डेंजरस है, और उसकी जो बदबू है वो आपको पागल बना देगी। द रीडर ट्राइज टू स्टॉप द राइडर बाई ऑल मीन्स। वो हर तरह से मुसाफिर को रोकता है कि वो अपने सफ़र को जारी ना रख पाए। बट द राइडर इज़ फुल ऑफ होप एंड करेज, लेकिन वो मुसाफिर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला है, हौसला भरा हुआ है उसके अंदर, और वो डरता नहीं है। एंड ही कंटिन्यूज हिज जर्नी। सो द राइटर डज नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव थिंग्स एंड ही कंटिन्यूज हिज जर्नी। और वो मुसाफिर उसकी नेगेटिव बातों पर तवज्जो नहीं देता और अपना सफ़र जारी रखता है। द रीडर tries his best to distract the rider but he moves towards his destination। रीडर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो राइडर मुसाफिर को रोक ले उसकी कामयाबी की तरफ जाते हुए, लेकिन वो रुकता नहीं है। द पोएट टेल्स अस द मैसेज ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। इस नज़म में शायर हमें अज़्म व हिम्मत, पक्के इरादे का दर्स देता है कि जितनी भी मुश्किलात आएँ, जो भी आपको खौफज़दा करे, आपने उससे खौफज़दा नहीं होना और अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी पोएम है पोएम नंबर 5, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स बाय जेन स्टालवर्थी। ये जी एक फ्रूट की स्ट्रीट है, उस पे ये नज़म है। Context:
देखते हैं जी, दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोइम। सिम्बॉलिक होता है अलामती, यानी कि बज़ाहिर इसका कोई और मतलब है, हकीकत में उसका कोई और मतलब है। द वर्ल्ड इज़ फाइटिंग विद वॉर, मिजरी एंड पॉवर्टी, कि दुनिया आज गुर्बत और मसाइल से, जंग से मुकाबला कर रही है। बट ऑल दीज हैव फेल्ड टू क्रश होता है कुचलना, दबाना, मैंस लव फॉर प्लेजर, सुकून। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद भी इंसान एंजॉय करने की कोशिश करता है, रैलिश करने की कोशिश करता है, अपनी परेशानियों को भुलाने की कोशिश करता है। चिल्ड्रन एंजॉय द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट एंड दे हैव फॉरगॉटन, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, फॉरगॉटन ऑल द प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ। और वो बच्चे जो फ्रूट ले रहे हैं उनके पास सिर्फ चंद सिक्के हैं और वो फ्रूट ले रहे हैं, लेकिन इतने थोड़े से फ्रूट के बावजूद भी, इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो एंजॉय कर रहे हैं, वो रैलिश कर रहे हैं, अपनी सारी परेशानियों को भूल चुके हैं। दे आर पुअर बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट देयर वुंड्स। वुंड्स होता है ज़ख़म, दुख। वुंड्स किसको कहते हैं जी? ज़ख़म को कहते हैं। तो वो अपने सारे ज़ख़्मों को भूल चुके हैं इस थोड़े से लम्हे में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स द सीन इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। तो इस नज़म में शायर एक फ्रूट स्टॉल की स्ट्रीट का मंज़र पेश करता है। ही सेज़ दैट इट इज़ इवनिंग एंड इट इज़ गेटिंग डार्क स्लोली, कि शाम का वक्त है और आस्ता आस्ता अंधेरा हो रहा है। द स्ट्रीट इज़ फुल ऑफ वेरियस फ्रूट्स लाइक मेलन, गावा एंड मैंडेरिन, यानी कि बहुत सारे फ्रूट हैं वहाँ पे, मेलन है, गावा है, अमरूद हैं, खरबूज हैं और ऑरेंज हैं। द राउंड फ्रूट लुक्स लाइक कैनन बॉल्स, और जो गोल फ्रूट हैं वो ऐसे लगता है जैसे कैनन बॉल हैं, जैसे तोप के गोले हैं। सम पुअर चिल्ड्रन कम टू बाय देयर फेवरेट फ्रूट, कुछ बच्चे अपने फेवरेट फ्रूट ख़रीदने के लिए वहाँ पे आए हैं। बट दे हैव अ कॉइन टू स्पेंड, लेकिन मसला ये है कि उनके पास सिर्फ एक ही कॉइन है, एक ही सिक्का है। द पोइट डिस्क्राइब्स द सीन हाउ चिल्ड्रन एंजॉय द फ्रूट एंड दे हैव फॉरगॉटन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो राइटर ये बताता है कि वो बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, इतनी मुश्किलात के बावजूद सिर्फ़ उनके पास एक सिक्का है और वो थोड़े से फ्रूट को भी एंजॉय कर रहे हैं। दे गेट लिटल फ्रूट बट दे एंजॉय द मोस्ट, वो थोड़ा सा फ्रूट लेके भी बहुत ही ज़्यादा उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो राइटर यहाँ पे कहता है कि आप ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखें। बेशक आपके पास थोड़ी सी सहूलियात हैं, लेकिन फिर भी आप अपने उस वक्त को एंजॉय करें, क्योंकि वो वक्त दोबारा नहीं आएगा।